तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज की क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास, क्योंकि आज जो पढ़ने वाले हैं रियली बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो था साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स, जो कि FW फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर ने दिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। टेलर ने कुछ टेक्निक्स दिए थे जिनके बारे में क्लास हम पढ़ेंगे और एक एक करके सारे टेक्निक्स को देखते हैं। सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप कहता है, अकॉर्डिंग टू टेलर, बिजनेस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं और एक एक्सपर्ट जो है वो इतना, मतलब कि उसे हर फील्ड की नॉलेज नहीं है। समझ रहे हो, जो एक एक्सपर्ट है उसे हर फील्ड की नॉलेज नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो बॉस होने चाहिए वो एक से ज्यादा होने चाहिए, 8 बॉसेस। ये कहते हैं 8 बॉस होने चाहिए क्लास, सो दैट हर एक बॉस अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो और अपनी फील्ड में क्लास वो लोगों को गाइड कर सके। तो यहाँ पे फंक्शनल फॉरमैनशिप में अकॉर्डिंग टू टेलर, फैक्ट्री शुड बी डिवाइड इनटू 2 डिपार्टमेंट। फैक्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट है। पहला है क्लास प्लानिंग डिपार्टमेंट। इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लान करना, दिमागी काम करना, एनालिसिस करना, फॉरकास्टिंग करना। ये फ्री फ्रॉम वर्क है, मतलब इनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, इनको मेंटल एक्टिविटी करनी है। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरा है क्लास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने 4 अलग अलग हेड बना दिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 अलग अलग हेड बना दिए। यानी कि ये क्या कहते हैं क्लास, देखो एक तरीके से ये जो प्रिंसिपल है ना, एक प्रिंसिपल का वायलेशन है। आप याद करो, आपने हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल पढ़े थे उनमें से एक प्रिंसिपल का ये वायलेशन है, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। उसमें पढ़ा था आपने एक बॉस की, सुनो, लेकिन यहाँ पे एक बॉस नहीं है, यहाँ 4 अलग अलग बॉस बना दिए। टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट क्लास बिफोर फ्रॉम क्लास, यानी कि वर्कर जो है वो क्लास अलग रहना चाहिए किससे, प्लानिंग से। वर्कर को भैया सिर्फ और सिर्फ क्या करना है क्लास, वर्कर को काम करना है, उसको प्लानिंग से दूर रहना चाहिए, ठीक है, अवे फ्रॉम प्लानिंग। और क्लास उनको जो वर्कर्स हैं उनको प्लानिंग से दूर रहना चाहिए और जो प्लानर्स हैं उनको काम से दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये दोनों का अलग अलग काम है। इनका काम है क्लास मेंटल एक्सरसाइज, जबकि इनका काम क्या है क्लास, इनका काम है फिजिकल एक्टिविटी करना, फिजिकली काम करना। दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। प्लानिंग डिपार्टमेंट शुड फोकस ऑन प्लानिंग, पॉलिसी, स्ट्रेटजी बनाना, है ना, ये सब चीजें। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन बोथ डिपार्टमेंट, टेलर सजेस्टेड। इन डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन रखने के लिए टेलर ने क्लास बोला इसमें 4 एक्सपर्ट होने चाहिए, इसमें भी 4 एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट नहीं होता, सब काम को एक नहीं कर सकता। देखो जैसे यहाँ पे 4 है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये रहे 4 एक्सपर्ट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ये रहे 4 एक्सपर्ट, 4 एक्सपर्ट। तो सबसे पहला जो है ये है रूट क्लर्क। प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये 4 एक्सपर्ट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी कमेंट सेक्शन में इसे अच्छे से लर्न करो, इसे लिख के दिखाओ। प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क वो इंसान होता है जो आपको रास्ता दिखाता है कि भैया आपको कैसे कैसे काम करना है। इसने पूरा प्री डिटरमाइंड स्टेप्स बना दिए क्लास कि आपको काम कैसे कैसे करना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपके साथ साथ चलेगा, अच्छा देखो अब ऐसे करो, फिर आपके साथ आगे जाएगा, अब ऐसे करो। इसने पूरा प्लान सेट कर दिया, रूट बना दिया, ये रूट पे आपके साथ चलेगा। और ये जो क्लास है बॉस, ये बॉस चेक करेगा टाइम और कॉस्ट को, काम समय पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे, रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं कर रहे। अगर आपको 50 रुपए का बजट मिला था तो ये सामान आपने 50 रुपए का ही बनाया है या 60 रुपए खर्च कर दिए इसके पीछे, समझ रहे हो। अगला क्लास डिसिप्लिनरी चेक करेगा क्लास, काम डिसिप्लिन तरीके से हुआ है कि हुआ है या नहीं हुआ है। काम को जब आपने किया है तो उसे डिसिप्लिन तरीके से किया कि नहीं किया, उस चीज को चेक करेगा। काम होना जरूरी है लेकिन डिसिप्लिन से होना भी जरूरी है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना जरूरी है लेकिन डिसिप्लिन के साथ, यानी दारू पी के आप ऑपरेशन कर रहे हो, नशा करके आप ऑपरेशन कर रहे हो। जो कबीर सिंह मूवी में आपने इस चीज को देखा भी था, फाइन भी लगता है उनके ऊपर और जेल भी हो सकती है। तो ये 4, सबसे रास्ता दिखाता है रूट क्लर्क, रास्ता दिखाएगा भाई ऐसे ऐसे करना है। रूट क्लर्क कहानी तरह याद करो, रास्ता दिखाएगा, रूट क्लर्क रास्ते में साथ चलेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, और कॉस्ट और टाइम दिखेगा, कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क, और काम डिसिप्लिन तरीके से हुआ है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं क्लास, उस चीज को डिसिप्लिन चेक करेगा भाई जो काम हुआ एक्चुअली में प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। अभी ऑपरेशन डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट सेपरेट किया था ना टेलर ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बोलते हैं और ये प्लानिंग डिपार्टमेंट। इनमें भी 4 बॉस हैं, 4 अलग अलग हेड हैं, 4 अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। इनमें क्या है, गैंग बॉस।
गैंग बॉस वो बॉस है जो तुम्हारे लिए हर एक चीज अरेंज करके रखेगा। एज ए एम्प्लॉय जब मैं कंपनी में जाता हूँ तो मशीन्स, रॉ मटेरियल सब कुछ अवेलेबल रहता है। वो अवेलेबल कराना काम इनका है कि वर्कर आएगा, वर्कर सीधे काम करेगा, उसकी टेंशन नहीं है रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसकी टेंशन ये है कि सब कुछ रखा है, अब मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ। स्पीड बॉस ये चेक करेगा भाई जो काम हो रहा है वो करेक्ट स्पीड से हो रहा है कि नहीं। एक दिन में एक वर्कर को 10 यूनिट बनाना है तो 10 से कम तो नहीं बना रही, ये चेक करेगा, क्योंकि वर्कर टाइम पास करते हैं कंपनी के अंदर बहुत सारे, तो ये चेक करता है स्पीड। अगला है रिपेयर बॉस। अगर किसी मशीन में खराबी आ गई तो ये नहीं बोलेंगे मशीन रिपेयर में जाएगा 10 दिन में आएगा, तब तक वर्कर 10 दिन खाली बैठा रहेगा क्या? नहीं भैया, रिपेयर बॉस कंपनी के अंदर ही होता है, तुरंत जाके ठीक करेगा मशीन्स को। वो खराबी हो गई तुरंत ठीक होगा, ऐसा नहीं घर का रेफ्रिजरेटर खराब हो गया वो आएगा 10 दिन में ठीक करेगा, नहीं, इंस्टेंटली ठीक होगा। रिपेयर बॉस का काम है कोई भी चीज़ खराब होती है उसको रिपेयर करना। इंस्पेक्टर क्लास क्यूसी होता है, क्वालिटी चेकर, ये चेक करेगा भैया कि क्वालिटी जो प्रोडक्ट में होनी चाहिए वो बनाई कि नहीं बनाई। सामान वर्कर ने बनाया पर वो क्वालिटी है कि नहीं जो क्वालिटी हम ग्राहक को देते हैं। आपने ब्रांडेड चीज़ देखी होंगी, सब एक जैसा रहता है, सबकी क्वालिटी अच्छी रहती है। सो ये क्वालिटी इंस्पेक्टर है, ये क्वालिटी को चेक करता है प्रोडक्ट जो बना है ये क्वालिटी इसकी अच्छी है कि नहीं है, जो क्वालिटी हमने डिसाइड की है वो है कि नहीं, अप टू मार्क है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स का सेट है कि नहीं, राइट। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में सिंपल सी बात है, डब्ल्यू टेलर ने कहा है 2 डिपार्टमेंट बना दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट को ऑपरेशन का काम नहीं करना, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को प्लानिंग का काम नहीं करना, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों को अपने काम पे फोकस करना है। बट क्योंकि एक एक्सपर्ट नहीं होता क्लास जो सारी चीज सारी फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो उन्होंने 4 एक्सपर्ट प्लानिंग में, 4 एक्सपर्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं, और उन चारों का नाम क्लास यहाँ लिखा हुआ है, 4 4 8 एक्सपर्ट्स, और ये सब आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर का कहना है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मेरी बात समझना, 50 रुपए की घड़ी भी आती है, 500 की घड़ी भी आती है, 5000 की घड़ी भी आती है, 50,000 की घड़ी भी आती है, 5 लाख की घड़ी भी आती है, और 5 करोड़ की घड़ी भी आती है। सब टाइम दिखाती है, लेकिन सबका जो क्वालिटी है वो अलग है। 500 वाली घड़ी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया गया है, जिसकी मार्केटिंग जैसी की गई है, और 5 करोड़ की घड़ी बनाने के लिए जो मार्केटिंग की है, जो रॉ मटेरियल यूज किया गया है, जो हर एक सामान उसके अंदर यूज किया गया है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप कैसा स्टैंडर्ड रखना चाहते हो अपने प्रोडक्ट का? मेरी बात समझ रहे हो क्लास? सारी घड़ी एक जैसा टाइम बताती है क्लास, पर आपके हाथ में जो घड़ी है वो आपका टाइम बताती है कि आपका हाल कैसा चल रहा है। अगर आप 5 लाख की घड़ी पहन रहे हो तो वो आपका समय बताती है कि भाई आपका समय कैसा चल रहा है, राइट। सो कहने का मतलब क्या है, ये कहते हैं भाई प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है ना वो आपको मेंटेन करना है कि आप किस स्टैंडर्ड का सामान बनाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे सामान है, बहुत नमक भी ले लो, 10 रुपये का आता है, 20 का आता है, 50 का, 100 का, 200 का भी आता होगा, ठीक है। उसी से कोई भी चीज़ ले लो, कोई कपड़ा ही ले लो। अब मान लो एक शर्ट है जो 500 रुपये की भी आती है, एक शर्ट 5000 की भी आती है, तो दोनों में क्या है, क्वालिटी डिफरेंस है। तो वही चीज क्लास भी आप कैसी क्वालिटी में डील करना चाहते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन फ्रॉम बिगिनिंग सिलेक्शन ऑफ टूल। अब हर चीज, अब सुनो मेरी बात को, हर चीज, अब जो 500 का शर्ट सिल रहा है उसकी सिलाई मशीन सस्ती होगी, लेकिन जो 5000 की शर्ट सिल रहा है उसकी सिलाई मशीन महंगी होगी, उसके टूल, उसके फैब्रिक, उसका धागा सब अलग होगा, राइट। इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एंड मशीन्स, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज क्या स्टैंडर्ड साइज होगा, वेट क्या रखेंगे, ये सब चीज क्लियर डिसाइड करना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को खत्म करना है। एक कंपनी गाड़ी बनाती है, 50 कलर में नहीं बनाती, वो 5 कलर में बनाएगी। अननेसेसरी चीजों को डाइवर्सिफाई मत, अब बेमतलब के प्रोडक्ट की ग्रेडिंग मत करो। 4-5 चीज बनाओ, ठीक है, बहुत सारे मत बनाओ, खर्चा आएगा, बिकेगा भी नहीं। सिंप्लीफिकेशन मींस एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट साइज टाइप्स। अब कोका कोला बनाती है 2-3 साइज के अंदर, अभी तो ना कि 250 ग्राम का बनाया, 500 ग्राम का बनाया, 750 ग्राम का बनाया, फिर 1250 ग्राम का बनाया, इतना नहीं, 2-3 साइज बहुत है। तो जो अननेसेसरी, जिनकी जरूरत नहीं, देखो जहां जरूरत है वहां बनाओ। सो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट। और क्लास स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, क्वालिटी चेक करना, आप एक स्टैंडर्ड सेट करना कि भाई हमारा प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड का है तो हम ये प्राइस चार्ज करेंगे। हमारा प्रोडक्ट इतना लो स्टैंडर्ड नहीं है कि और प्राइस कम चार्ज करें, और इतना हाई भी नहीं है कि ज़्यादा चार्ज करें। तो हमारा ये है। मारुति गाड़ी आपको एक एवरेज रेंज के अंदर मिल जाएगी, ऑडी की आपको महंगे रेंज के अंदर मिलेगी, कि दोनों को जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो अलग है। मारुति गाड़ी देखोगे सस्ती आती है लेकिन कलर कुछ दिन में फेड पड़ जाता है, एक्सीडेंट होगा तो ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा। उससे जो महंगी गाड़ी होती है एक्सीडेंट में कम डैमेज पहुंचता है, और क्लास जो कलर है उनका जल्दी उतरता नहीं है और एक क्लासी लुक देता है। तो जैसा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, जैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ हुई है, जैसे टैक्सेस यूज़ हुए हैं, उस हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है।
तीसरा वर्क स्टडी, यही है जिसकी बात हमने क्लास की थी अभी। साइंस, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हमने कहा था कि हर एक एलिमेंट में साइंस का इस्तेमाल करना है और उसी को बोलते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडी होता है जिसको हमें करना है क्लास साइंटिफिकली, अभी हम देखेंगे। पहला है फैटिग स्टडी, दूसरा है मेथड स्टडी, तीसरा है मोशन स्टडी, चौथा है टाइम स्टडी। ठीक है, अब ये फैटिग स्टडी क्या है? इसको बोलते हैं थकान अध्ययन। सीधी सीधी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर काम करेगा तो एक फिक्स टाइम के बाद वो थकना स्टार्ट कर जाएगा, और जो थकेगा तो उसकी एफिशिएंसी लो होती चली जाएगी, उसको ब्रेक चाहिए होगा। अगर मैं ये वीडियो 20-25 मिनट की बना रहा हूँ तो मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रहता हूँ, लेकिन अगर यही वीडियो मेरी 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, तो मैं थकना स्टार्ट करूँगा, थोड़ा डलनेस आएगा, वॉइस लो हो जाएगी, तो मैं क्या बोलूँगा? ब्रेक, कि मुझे थोड़ी देर का ब्रेक चाहिए, सो दैट मैं फिर से एनर्जेटिक हो जाऊँ और अच्छे से पढ़ाऊँ। है ना? आप भी खुद आप भी पढ़ो कंटिन्यू, तो आपको भी ब्रेक चाहिए, हर पीरियड में आपको ब्रेक चाहिए होता है, राइट? उसी तरीके से तो फैटिग स्टडी क्या कहता है कि ऐसी स्टडी करो जिससे हम पता कर सकें कि इंसान कितनी देर में थक जाते हैं। अब ये मालिक डिसाइड नहीं करेगा कि मैं मालिक हूँ, मैं 1 घंटे में थक जाता हूँ तो मैं 1 घंटे बाद ब्रेक दे दूँ, नहीं। आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। कितनी रेस्ट इंटरवल दोगे, एक रेस्ट इंटरवल कितनी देर का होना चाहिए, और ऐसे कितने रेस्ट इंटरवल दोगे, इस चीज को डिसाइड करना। सो देर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इंटरवल, सो दीज आर डिसाइड विद द हेल्प ऑफ अ साइंटिफिक अप्रोच कॉल्ड फैटिग स्टडी। टू कंडक्ट फैटिग स्टडी, कैसे कंडक्ट किया जाए क्लास? ऑब्जर्व करो एक वर्कर को कि वो ऑन एन एवरेज कितनी देर में थक जाता है। स्टॉप वॉच घड़ी लेके हजारों वर्कर से काम कराओ, घड़ी लेके देखो कौन कितनी देर में थकना शुरू कर रहा है, और उस सारे टाइम को लेके एक एवरेज टाइम बना दो कि भाई ये आपका एक एवरेज टाइम है, आपको इस 2 घंटे बाद ब्रेक मिलेगा। फिर उस ब्रेक में देखो कि ब्रेक के बाद फिर से कितनी देर में वो एनर्जाइज हो जा रहे हैं फिर से, क्योंकि फिर वो एनर्जेटिक हो जाएंगे, फिर काम करेंगे, और फिर उस टाइम का एवरेज निकालो कि हाँ भैया ये रेस्ट इंटरवल कितनी देर का होना चाहिए। उसके बाद फिर अगेन वो दोबारा थकेंगे, फिर दोबारा रिसर्च करो, मतलब अपनी मर्जी से मत करो कि नहीं सर इतना। आप वर्कर को बैठाओ, देखो, और फिर उस हिसाब से सेट करो। अगर आप ये एवरेज सेट करोगे तो ये क्या होगा क्लास, आपका बेस्ट माना जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लास फैटिग स्टडी। देन एज पर द जॉब नोट डाउन द टाइम, वही टाइम नोट करो क्लास जब वर्कर थकना स्टार्ट कर रहा है। क्लास एफिशिएंसी देखो कब उनका क्लास डिक्रीजिंग हो रहा है, अब उनको ब्रेक दो। सिमिलरली क्लास आपका रेस्ट इंटरवल कितने होने चाहिए, कितनी देर का होना चाहिए, सब क्लास फैटिग स्टडी से ही डिसाइड किया जाएगा, जो वर्क स्टडी का पार्ट है। वर्क स्टडी इज द सम ऑफ फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। अगला है मेथड स्टडी, बहुत सिंपल है। किसी भी काम को करने के अलग अलग मेथड होते हैं। FW टेलर कहता है कि उस मेथड को मत सिलेक्ट करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम समझते हो, जो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस है। तुम एम्प्लॉय को बोलो इस मेथड से भी करो, इस मेथड से भी करो, इस मेथड से भी करो, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। अब मेथड मान लो क्लास, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट्स में मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसमें मैंने बताया था क्लास कि भैया आप या तो एवरेज प्रॉफिट में से एक बार घटा दो सैलरी एम्प्लॉय पार्टनर्स की, या हर साल में से अलग अलग घटाओ, आंसर दोनों से सेम आना है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, अब आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगता है वो आप फॉलो कर लो। उसी तरीके से क्लास वर्कर से इस मेथड से भी काम कराया जाता है, दूसरे मेथड से भी काम कराया जाता है, जिससे समय कम लगा, जिससे हमारा रिसोर्सेज का कम वेस्टेज हुआ, उसी मेथड को फाइनलाइज कर देंगे। फिर आगे आने वाले टाइम में उस बेसिस पे उसी मेथड को लगा के काम करवाएंगे, ये नहीं कि मेरी इच्छा जो है। तो इसको बोलते हैं क्लास आपका मेथड स्टडी। अगला है टाइम स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आती है तो वो टाइम स्टडी है। टाइम स्टडी बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि हम ये जान सके कि कौन सा काम कितनी देर में होगा, और इसका डिसीजन इसी स्टडी से किया जाता है, ना कि मालिक की इच्छा से। द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी, और ये टेक्निक है। आपको पूछेगा साइंटिफिक टेक्निक तो आप ये सब बताओगे, आपको पूछेगा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो 4 प्रिंसिपल्स जो बताए थे वो बताओगे। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा, पूछ क्या रहा है, साइंटिफिक पूछ रहा है या नॉर्मल पूछ रहा है। नॉर्मल में 14 प्रिंसिपल फेल के, साइंटिफिक में प्रिंसिपल पूछ रहा है या टेक्निक पूछ रहा है। प्रिंसिपल 4 हैं, टेक्निक क्लास आप पढ़ रहे हो। स्टैंडर्ड टाइम टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना लगता है।
सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए टारगेट सेट करना, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, किसी भी काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड क्लास, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरी, यानी क्लास आप कैटेगराइज करो वर्कर्स को, कौन हमारा एफिशिएंट वर्कर है, कौन हमारे इनएफिशिएंट वर्कर है, यानी क्लास इससे ये भी पता चल जाता है कौन एफिशिएंट है जो काम को समय पूरा करके दे रहा है, कौन इनएफिशिएंट है जो काम को समय पे पूरा करके नहीं दिया जा रहा। तो कितने लोगों की जरूरत है ये कहां से पता चलता है क्लास? टाइम स्टडी से, कि इतना काम इतने समय पे होगा तो इस पूरे काम को करने में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्लास टाइम स्टडी के अंदर आता है। और टाइम स्टडी कैसे किया जाता है क्लास पता है ना आपको? टाइम स्टडी कैसे किया जाएगा? वर्करों को क्लास सबको बिठा दिया जाएगा, सब काम करो, स्टॉप वॉच घड़ी लेके, है ना, किसने काम कितनी देर में किया, किसी ने 1 घंटे में, किसी ने आधे घंटे में, किसी ने 45 मिनट में, किसी ने 55 मिनट में, किसी ने 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में, किसी ने 1 घंटा 5 मिनट, किसी ने 1.5 घंटे में, और सब टाइम का लेके एवरेज निकाल दो और उसी टाइम स्टडी हो गया क्लास फिक्स कर दो, और हर एक वर्कर हो क्लास वही टाइम में काम करना है। दिस इज कॉल्ड टाइम स्टडी, राइट। थर्ड का जो डी पार्ट है वो है मोशन स्टडी, गति अध्ययन। ये जो मेथड, ये जो टेक्निक है साइंटिफिक टेक्निक टेलर का, ये इसलिए किया जाता है ताकि वर्कर्स के प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को फाइंड आउट किया जा सके। कंपनी में वर्कर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करता है जो प्रोडक्टिव है, जहां काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो अनप्रोडक्टिव है, जहां पे वो काम नहीं कर रहा, रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, फोन पे लगा हुआ है, काम नहीं कर रहा, गपशप मार रहा है, छुपा हुआ है कहीं काम ना करने के बहाने। तो ये सब जो मूवमेंट है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, और इन मूवमेंट को एलिमिनेट करना टेलर की जिम्मेदारी। टेलर कहता है भैया इसको एलिमिनेट करो। अब इसको एलिमिनेट कैसे करोगे? कौन से मूवमेंट प्रोडक्टिव है, कौन से मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है, इसके लिए हजारों वर्कर को बैठा दो काम पे और देखो कि कौन 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 सा मूवमेंट कर रहा है। नोट डाउन करो सारे प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को, नोट डाउन करो सारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट कर दो। एग्जाम्पल, मैं कंपनी में सिलाई कर रहा हूँ, मेरे सामने सिलाई मशीन है, लेकिन सीजर के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है, दूसरी जगह से सीजर लेके आना पड़ता है, कहीं से बॉबिन केस लाना पड़ता है, कहीं से निडल लेके आना पड़ता है, कहीं से थ्रेड लेके आना पड़ता है। तो कंपनी देख रही है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ वहाँ जाके, तो कंपनी पूरा का पूरा टूल किट मेरी कुर्सी के नीचे रखवा देती है कि भैया तुम्हें जो भी चाहिए यहीं से ले लेना, यहीं रख देना, तुम्हें यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कट डाउन कर दिया गया। स्कूल में भी ऐसे होता है, आप बहुत सारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट करते हो, आप कहते हो भाई तू बाहर जा, मैं भी आ जाऊंगा टॉयलेट के बहाने, तू बाहर जा वॉशरूम के बहाने, मैं भी आ जाऊंगा, तू बाहर जा ये लाना, डस्टर लाना है, चौक लाना है, तो बाहर जा रहे हो, इससे अच्छा चौक डस्टर क्लास में रखवा दो, एक्स्ट्रा मार्कर एक्स्ट्रा क्लास में रखवा दो, इंक क्लास में रखवा दो एक्स्ट्रा, ताकि बाहर जाने का जो टाइम वेस्ट करने का है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वो बच जाए। आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा, चौक डस्टर नहीं है, उसी में 5-10 मिनट गुजर जाते हैं चौक डस्टर को अरेंज करने में। पीरियड 40 मिनट का होता है, 10 मिनट उसमें खराब हो जाते हैं। बच्चे के भी मजे हैं, टीचर के भी मजे हैं। तो इन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए मेथड स्टडी को लाया गया। दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट। टू कंडक्ट मोशन स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन वर्कर, एक वर्कर को देखो जब वो काम को परफॉर्म कर रहा है, एंड नोट डाउन द मूवमेंट इज डूइंग, हाउ मेनी टाइम ही गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, अपनी प्लेस से कितनी बार वो उठ रहा है, बार बार देखो वो क्या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है क्लास, उसको देख के फाइंड आउट करो, ठीक करो। और ये अपनी मर्जी से नहीं करना है, इसके लिए भी क्लास मोशन स्टडी का रिसर्च करना है। और क्लास उसके बाद क्लासिफाई करो कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट है, कौन से अनप्रोडक्टिव, और एलिमिनेट करो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को। ठीक है, उसको बोलते हैं मोशन, यानी आप कौन से मूवमेंट कर रहे हो, राइट। चौथा जो है वर्क स्टडी तीसरा था, अब चौथा जो टेक्निक है वो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। मेरे बात ध्यान समझना, दो दोस्त हैं, दोनों कंपनी में आते हैं, एक पूरी ईमानदारी से काम करता है, शिद्दत से काम करता है, एक दूसरा टाइम पास करता है, दोनों को सैलरी मिलती है बराबर। तो जो टाइम पास करता है वो हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, अरे यार तू इतना काम करता है देख, तब भी तेरे को बराबर पैसा मिलता है, मैं मजे लेता हूँ, मुझे भी उतना पैसा मिलता है। सबसे बड़ा नुकसान है ये, कल को वो बोलेगा अरे यार सही कह रहा है भाई, मैं भी क्यों मेहनत से काम करूँ, मैं भी लोट मारूंगा, मैं भी मजे लूंगा, टाइम पास करूंगा, और बस जो है सैलरी मुझे भी उतनी मिलेगी। तो ये डबल नुकसान है, वो तो नहीं कर रहा जो करने वाला था, वो भी नहीं कर रहा। तो कंपनी ने क्या कहा कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। कहता है भाई जो कम काम करेगा उसे कम पैसा मिलेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, जो ज्यादा पीस बनाएगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी एक टारगेट सेट करते हैं, ये टारगेट है, ये टारगेट है, जो इतना काम करता है उसको इस रेट से पैसा मिलेगा, जो इससे ज्यादा काम करेगा उसको डबल ट्रिपल रेट से पैसा मिलेगा, ताकि लोग सोचे कि हम ज्यादा काम करें तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो कम काम करेगा इससे उसको कम रेट में मिलेगा पैसा। तो सिंपल सी बात है,
एक सेट कर दिया लिमिट, उससे ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा रेट मिलेगा, जो कम काम करेगा कम रेट मिलेगा, सीधी सीधी बात है। इसमें क्या है, अभी सोचेगा अरे यार इसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, काम कर रहा है, तो मैं लूटूंगा लूटूंगा नहीं, मैं और काम करूंगा तो मुझे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि मुझे कम पैसा मिल रहा है, और पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है, सीधी सी बात है। आप ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा तो आप ज़्यादा काम करोगे ही करोगे, सेम मिलेगा तो नहीं करोगे। टेलर वॉज द ओपिनियन दैट देयर शुड बी डिफरेंशिएशन बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, और जो काम कम कर रहा है वो इनएफिशिएंट वर्कर है, इनको तनख्वाह कम देना है, जो ज़्यादा कर रहा है वो एफिशिएंट वर्कर है, इसको तनख्वाह ज़्यादा देना है। अभी हमने जो पहले पढ़ा वो एक्टिविटी के लिए था, मूवमेंट के लिए था, प्रोडक्टिव मूवमेंट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, मोशन स्टडी। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम किसके लिए है, डिफरेंस करने के लिए, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर। जो एफिशिएंट वर्कर है, काम को समय पर पूरा कर रहा है, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है क्लास, उसको कम पैसा मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। सो फेयर डे वर्क, वेजेस पर आवर का वेजेस इनटू नंबर ऑफ आवर्स वर्क, जो ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पीस बनाएगा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम पीस बनाएगा उसे कम पैसे मिलेंगे। सो फॉर दिस इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट फॉर दोज हु परफॉर्म अबव द स्टैंडर्ड एंड दोज हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड सेट किया, 100 यूनिट बनाना है दिन भर में, जो 100 बनाएगा उसको ये रेट मिलेगा, 100 से कम बनाएगा तो कम रेट मिलेगा, 100 से ज़्यादा बनाएगा ज़्यादा रेट मिलेगा। तो इस हिसाब से भी हर किसी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसे पीस रेट भी कहते हैं। और लास्ट है क्लास मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मैनेजर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, उन दोनों के बीच का जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको दूर करना है, एहसास दिलाना है दोनों को कि भैया दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हो। अगर मैनेजर नहीं है तो वर्कर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, और वर्कर नहीं है तो क्लास मैनेजर की कंपनी ही बंद हो जाएगी, ओनर की कंपनी बंद हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। उसकी नेगेटिव की जो नेगेटिव थिंकिंग जो दोनों के बीच की है उसको हटाना, उसको चेंज करना मेंटल रेवोल्यूशन कहलाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड। यहां पे नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना है क्लास, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों का जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड उसे चेंज करना है। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, बोथ शुड बी रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एंड हैड टू चेंज देयर थॉट्स फॉर ईच अदर। दिस इज नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन। भैया एक दूसरे के लिए जो तुम्हारा नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना इज मेंटल रेवोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया एंड। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया, आपको समझ आएगा। अगर आपको योद्धा बैच एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ अपने क्लासमेट को वीडियो शेयर करो, उन तक पहुंचाओ कि सुनील सर ने योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रखा है। अकाउंट्स इको बीएसटी का डेली बेसिस पे वीडियोस आती हैं, क्लास अकाउंट्स की डेली आती है मंडे टू फ्राइडे। कभी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो शायद नहीं आती, बट कोशिश कर रहा हूँ डेली आए। इको बीएसटी का 3-3 दिन ऑल्टरनेट डेज है, MWF इको TTS BST। उम्मीद है क्लास आप सपोर्ट जरूर करोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।